हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम इकोनॉमिक्स की अपनी लर्निंग को हम कंटिन्यू करेंगे। इकोनॉमिक्स के कंप्लीट सीरीज कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे, और हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आपकी जो एडिशनल रिवीजन है उसमें आपको उन नोट्स का सपोर्ट मिल सके। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी लॉ को अंडरस्टैंड करना, तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हो तो आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिले, या नहीं भी जानते हो तो आपको आज इस पर्टिकुलर सेशन से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखिए, कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा खुशी कब मिलेगी या अच्छा कब लगेगा? जब उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कर सके वो, इसलिए उसे बेनिफिट लगेगा कि उसे खुशी मिलेगी। लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा ही कुछ बताता है। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता है कि जब प्रोडक्ट की प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं उसकी प्राइस अगर बढ़ जा रही है, ठीक है, तो एक सप्लायर क्या करेगा? ज्यादा सप्लाई करेगा ताकि उसे ज्यादा रेवेन्यू मिल सके, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट वो कर सके। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ले लैंग्वेज में सप्लाई समझाया कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। हम एक बिजनेस मैन के व्यू पॉइंट से सोचना है। डिमांड तो हम एक अलग व्यू पॉइंट से सोच के चल रहे थे, लेकिन सप्लाई आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोच के चल रहा है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजी फॉर्म में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्विकली रीड करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, दैट इज ceteris paribus। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है, जहां पे प्राइस अगर बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ रही है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि अगर एक बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से आप सोचें, एक सप्लायर के व्यू पॉइंट से सोचें, तो जब प्राइस ज्यादा होगा ना, वो सोचेगा यार ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेच दो, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा और ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो अब एक बिजनेस माइंड की तरह सोचेंगे तो आपको लॉ ऑफ सप्लाई क्या दिखेगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखेगा। लेकिन इसने बोला हम बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, जो भी हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को फर्क करते हैं, हम उसे कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं। ये एक एजम्पशन लेके चल रहा है। ठीक है, ब्रीफली मैं आपको एजम्पशंस और डिक्लेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी। फीचर्स क्या हुए हमारे? मैंने बोला कि एक बिजनेसमैन क्या चाहता है? ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा रेवेन्यू। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे कि जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती चली जा रही है। क्लियर? तो पहला फीचर क्या हुआ? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अगर हम कर्व की बात करें, जैसे हमने डिमांड में भी कर्व देखा था, वैसे सप्लाई का भी कर्व होता है। अभी हम उसे आपको कनेक्ट करेंगे। अगर हम कर्व की बात करें तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या है? अपवर्ड मूव करेगा वो कर्व, ठीक है, प्लस आपका वो लेफ्ट से राइट साइड मूव करेगा कर्व, और पॉजिटिवली स्लोप्ड रहेगा। देखो, ये सारे फीचर्स ना आपको रटने नहीं है। अभी मैं आपको ब्रीफली कनेक्ट करूंगी कर्व से भी, शेड्यूल से भी। तो कुछ फीचर्स आपकी इनहेरेंटली, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आने लगेंगे कि हाँ यस, ये फीचर है और ये होना चाहिए, दिस इज प्रैक्टिकल। कई बार ऐसे होता है कि मेरे को काफी लोग ऐसे मिलते हैं जो रट रहे होते हैं चीजें, लेकिन अगर आपने उसे उस पर्टिकुलर स्टार्ट व्यू पॉइंट से सोच लिया तो काफी इजी हो जाएगी आपके लिए इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हमने फीचर समझा और हमने लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में समझा। एजम्पशंस क्या है? तो हमने बोला कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन बोला बाकी अदर जो फैक्टर्स हैं उसे कांस्टेंट रहना है, यानी सेट्री पैरबस एक वर्ड यूज किया, एक फ्रेज यूज किया। ठीक है, वो क्यों है? उसके पीछे एजम्पशंस क्या है? पहला ये माना कि जो अदर फैक्टर यानी प्राइस ऑफ अदर गुड्स यानी सप्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जो उनका प्राइस है वो कांस्टेंट है, वो मूव नहीं करेगा, वो फिक्स्ड है। ठीक, उसके बाद टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, जो प्राइजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी जो इनपुट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी जो इनपुट है, प्राइस उसका जो है वो भी सेम है, कांस्टेंट है। क्लियर? टैक्सेशन की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि टैक्स अगर बढ़ता है या घटता है तो ऑब्वियसली आपकी इनपुट की कॉस्ट भी बढ़ती घटती है और आपका आउटपुट का भी कॉस्ट चेंज होता है। तो टैक्सेशन को भी कांस्टेंट समझा, फिक्स समझा। ठीक है, और जो गोल है प्रोड्यूसर का, जो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट को, यानी उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन का, वो मैन्युफैक्चरर का, उस प्रोड्यूसर का जो गोल है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी इतना मैंने गोल सेट किया तो मेरे को वही पाई है। ठीक है, सो क्विकली रीड करते हैं। आई बिलीव ये एजम्पशंस भी आपके इनहेरेंट क्रिएट होने लगे, आप इसे रटे नहीं, एक ब्रीफ माइंड में रोड मैप आप बना सकते हैं। लेकिन ठीक है, while stating the law of supply, the phrase keeping other factors constant or ceteris paribus are used. This phrase is used to cover the following assumption on which the law is based. First, price of other good is constant. It may be supplementary goods or complementary goods.
There is no change in the state of technology. There is no change. Okay. Price of factors of production remain the same. There is no change in taxation policy. Goal of the producer remain the same. Clear? Okay. Moving ahead, हमने assumption समझा कि लॉ ऑफ सप्लाई का हमारा assumptions क्या रहता है. ठीक है. अब मैं आपको कनेक्ट करती हूँ सप्लाई शेड्यूल से, देन विल सी दी सप्लाई कर्व. ठीक है. तो ये आपके सामने एक एग्जांपल के फॉर्म में है कि भाई जब प्रोडक्ट की प्राइस 1 थी तो उन्होंने क्वांटिटी सप्लाई किया 10, फिर 2 हुई तो 20 थी, फिर 3 हुई तो आपने क्वांटिटी कितनी कर दी, 30 कर दी. 4 हुआ, प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं क्वांटिटी सप्लाई बढ़ता चला जा रहा है. आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे 1 से 2 आए क्वांटिटी सप्लाई भी 10 से 20 यूनिट्स हो गई. जैसे प्राइस 2 से 3 इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाई भी आपकी यूनिट फॉर्म में 20 से 30 हो गई, यानी इंक्रीज होती हुई आपको नजर आ रही है. ठीक है. तो अब मैं आपको कर्व से कनेक्ट करूंगी. तो आप कर्व अगर आप देखें तो जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी सप्लाई 10 थी, प्राइस 2 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाई 20 हो गई, प्राइस 3 था तो क्वांटिटी सप्लाई 30 हो गई. तो आप देख रहे हैं कैसे हमारा ये अपवर्ड जा रहा है हमारा कर्व. ठीक है. आपको रटना नहीं, आपको दिख रहा है आपका जो कर्व है वो अपवर्ड जा रहा है, पहली बात. प्लस आपको ये दिख रहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा होगा प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में. दूसरा आपको ये दिख रहा होगा कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और पॉजिटिवली स्लोप्ड है. तो कई बार आपसे सप्लाई कर्व के भी फीचर्स पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसे डायग्राम्स के फॉर्म में उस फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. और यहाँ पे दो के बीच में ही बात हो रही है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में बात हो रही है, बाकी अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा गया है. क्लियर? कुछ एक्सेप्शन है भाई, कुछ याद ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे आपके जो प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई नहीं इंक्रीज होती. ऑब्वियसली देयर इज बोथ साइड ऑफ द कॉइन, वी कैन से दैट. सो कुछ ऐसे जनरल रूल क्या है, जनरल रूल तो ये था कि भाई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन इसके अपोजिट देखेंगे यानी इनवर्स रिलेशनशिप भी हम देख सकते हैं. सो एज ए जनरल रूल द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड शोइंग दैट द क्वांटिटी सप्लाइड rises with the rise in price. However, in certain cases, there is a positive relationship between supply and price may not hold true. That means we can see a negative relationship. Okay. And there are various exceptions to the law of supply. कुछ आध exceptions भी हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ता. ठीक है. किस केस में? अगर सेलर ने ये एक्सपेक्ट किया कि भाई फ्यूचर में प्राइस फॉल करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का रूल नहीं एप्लीकेबल होगा. इस सिचुएशन में क्या होगा, सेलर जो होगा वो इवन जो है लोअर प्राइस पे सेल करेगा. क्यों? क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट किया है कि भाई फ्यूचर में प्राइस और गिर सकता है और ज्यादा लॉस हो सकता है, इसीलिए फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में और लॉस ना हो वो आज इस फॉल इन प्राइस पे उसे बेचेगा. एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर गुड्स जो जिनको बेचा जाएगा उस पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं डिपेंड करता. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो है ना एग्रीकल्चर गुड्स के वो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है. ठीक है. कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, ठीक है, और उसे तुरंत बेचना होता है, अदरवाइज वो वैल्यूलेस हो जाते हैं. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइस राइज करने का तो आप वेट नहीं करोगे ना, आप बेच के निकलोगे. ठीक है. तो चलिए आपको कनेक्ट करती हूँ वर्डिक्ट से एंड देन वी रीड दी वर्ड्स ताकि आपको एक अच्छी वोकैबुलरी मिले. फिर फर्दर और एक्सेप्शंस को हम डिस्कस करेंगे. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. इफ सेलर एक्सपेक्ट अ फॉल इन प्राइस इन द फ्यूचर, then the law of supply may not hold true, and in this situation the seller will be willing to sell even more at a lower price since they expect that price to fall even further, therefore increasing their losses. Clear? Next, agriculture goods. The sale of agriculture goods are not subject to the law of supply since their production depend on climatic condition. Also, there are perishable goods and need to be sold in a certain time period after which they will have no value. Therefore, their supply might increase even at a lower prices. So I believe ये दोनों concepts आपको clear हो गए हो, आपने इन्हें समझा हो, रटा नहीं हो. ठीक है. देखिए कई बार ऐसे होते हैं ना, जैसे एक्सेप्शन है तो आप ब्रॉड हेड्स को एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से माइंड में रख सकते हैं कि हाँ भाई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ा था मैंने, एग्रीकल्चर गुड्स के बारे में पढ़ा था, और एग्रीकल्चर गुड्स में भी मैंने दो बातें ध्यान रखनी थी. एक बात ये ध्यान रखनी थी कि भाई एग्रीकल्चर गुड्स जो है ना क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए ऐसा होता है. और दूसरी बात कि पेरिशेबल गुड्स में, तो आप इसे बोल्ड ब्रॉड हेड्स के फॉर्म में अपने माइंड में सेटल करते हैं और रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया ना तो उसे आपको बार बार जो है रटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. एक्चुअली आप उसमें अच्छे से उसे डील कर सकते हो, नो मैटर
किस भी ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म में आपके सामने सिचुएशन आ रही है। क्लियर? तो ये थे हमारे 2 एक्सेप्शंस। नेक्स्ट एक्सेप्शन था रेयर आर्टिकल। कुछ रेयर आर्टिकल है, कुछ प्रीशियस आर्टिकल है जो कि लॉ ऑफ सप्लाई पे जो है नहीं मीट करते, उसे एक्सेप्शंस हैं। यानी कुछ ऐसे जो रेयर आर्टिकल है, ठीक है, वो उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी भले प्राइस इंक्रीज हो। ऐसा तो नहीं है कि डायमंड की प्राइस ऐसे इंक्रीज हो रही तो उसकी सप्लाई इंक्रीज हो, ठीक है। तो रेयर आर्टिकल के केस में लॉ ऑफ सप्लाई स्टैंड नहीं करता। नेक्स्ट एक्सेप्शन है बैकवर्ड कंट्रीज के केस में, जहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज है ना, जहाँ पे प्रोडक्शन और सप्लाई इंक्रीज करना इतना आसान नहीं है कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो बढ़ा दे। क्यों? क्योंकि भाई रिसोर्सेज की शॉर्टेज है कहीं पे, तो ऐसे सप्लाई नहीं इंक्रीज हो सकती है, प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज हो सकता है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम प्रोडक्शन या सप्लाई इंक्रीज करें। ठीक है, तो ये 2 और हमारे एक्सेप्शंस हैं, क्विकली रीड कर लेते हैं उसे। Rare article, the rare artistic and the precious article are also the outside the scope of law of supply. For example, the supply of rare article like a painting of Mona Lisa cannot be increased even if the price are increased. Clear? Fourth, backward countries. In economically backward countries, production and supply cannot be increased with increase in price due to the shortage of resources. ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टोटली क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आपको इन अंडरस्टैंडिंग में, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। इनको अपने साथ में लेके जाएं। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज हम कवर अप करेंगे, इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें, टाइम टू टाइम एमसीक्यूज एंड डिटेल प्रैक्टिस भी करेंगे आपके साथ। ठीक है, कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप हिंदी के रीडर हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं। विद टाइम टू टाइम हम इसे वेबसाइट पे भी अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे भी जो है फ्री आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं और उनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको 0.1% भी वैल्यू एडिशन हुआ हो। अगर कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इकोनॉमिक्स में सीखेंगे कुछ नया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।